एपिसोड 171 टू 180। अध्याय 171। 100 नंबर 1 सोशलाइट के हकदार अंडरस्कोर 2। जिनक्सियन ने उपेक्षापूर्वक उपहास किया। फूल की शीर्ष सोशलाइट खड़ी है, वास्तव में सोच रही है कि वह कुछ है। यूनिया, अचानक तुम्हें मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने का ख्याल कैसे आया? जिनक्सियन को बात स्पष्ट करने की जरूरत महसूस हुई। आज दोपहर कॉफी शॉप में एक टैलेंट स्काउट ने मुझे ढूंढ निकाला। उसने कहा कि मेरी शर्तों और उसके सहयोग से मैं 3 साल में आधे आसमान पर छा जाऊंगी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा जैसे कोई धोखा हो। ये कहते हुए उसने लापरवाही से अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और जिनशियान को थमा दिया। आजकल के धोखेबाजों को देखिए, जो अभी भी अपने काम में पूरी तरह लगे हुए हैं और एक धोखा देने के लिए भी पूरा सेट बनाने की हद तक जा रहे हैं। ये बिजनेस कार्ड वाकई काफी असली लग रहा है। जिनक्सियन ने बिजनेस कार्ड लिया और उस पर लिखे नाम और कंपनी को देखकर उसकी पुतलियां अनजाने में सिकुड़ गईं। यूनिया ने अपने होंठ सिकुड़े। आंटी आसियान, मुझे सच में लगता है कि आप बिल्कुल सही रहेंगी। क्या आपको अब भी कोई ओटाकू देवी नहीं माना जाता? आजकल के लड़के आपके टाइप को पसंद करते हैं। अगर आप मनोरंजन जगत में आ गईं, तो शायद आप आंटी जियांग से भी ज्यादा लोकप्रिय होंगी। यूनिया बहुत पहले ही चली गई थी और जिनक्सियन को बिजनेस कार्ड पकड़े हुए वहीं जमी हुई छोड़कर चली गई थी। यूनिया के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। यदि आप मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करते हैं तो आप निश्चित रूप से आंटी जियांग से अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे। वह प्रसिद्धि या जनता की प्रशंसा नहीं चाहती थी, वह सिर्फ चाहती थी कि कोई व्यक्ति उसे पसंद करे, उसे नोटिस करे। उसे अपनी बहन से बेहतर होना था, तभी वह उस पर ध्यान देगा। बिजनेस कार्ड को दोबारा देखते हुए उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। यूनिया बहुत खुश होकर लिविंग रूम में दाखिल हुई। वह बूढ़ी डायन यूनशू बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। एक कमजोर सी लड़की रसोई से बाहर निकली और यूनिया को देखते ही मुस्कुराते हुए दौड़ी आई। मिस यूनिया, आप वापस आ गईं। क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यूनिया ने इस लड़की को पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसने कल रात सही बात कही थी। यूनिया की निगाहें देखकर लड़की ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी काली त्वचा के कारण यह बताना मुश्किल था कि वह शर्मा रही थी या नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? यूनिया ने पूछा। मुस्कुराते हुए लड़की ने छोटे छोटे चमकीले सफेद बाघ के दांत दिखाए, जिससे उसका चेहरा और भी काला लग रहा था। मैं कुई कुई हूँ। कुई कुई। यूनिया मुस्कुराई। क्या तुम जानते हो कि मेरे करीब आने का क्या परिणाम होगा? कुई कुई को आश्चर्य हुआ और फिर कुछ उलझन में पूछा, क्या परिणाम? मिस यूनिया, आप इतनी सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं, हर कोई आपसे अधिक बात करना चाहता है। यूनिया ने सिर हिलाया। इतनी मासूम लड़की एक अमीर परिवार में कैसे रह सकती है? यदि आप लंबे समय तक यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरी बनाए रखनी होगी, कम से कम फिलहाल तो। कोई कोई का सिर निराशा से झुक गया। क्या मिस मुझे नापसंद करती हैं? यूनिया इसे सहन नहीं कर सका, लेकिन ऐसे निर्दोष व्यक्ति को गंदे संघर्षों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। वह मुड़ी और चली गई। उसकी धीमी आवाज में एक भी शब्द गायब नहीं था। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। युवती की पीछे हत्ती हुई आकृति को देखते हुए कुई कुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और धीरे से बुदबुदाया, मिस झूठ बोल रही हैं। यूनिया रात के खाने के लिए नीचे नहीं आई। युनशू वैसे भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था, इसलिए यह उसके लिए अच्छा ही रहा। जिनक्सियन को थोड़ा अस्वस्थ देखकर युनशू ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। बीमार? जिनक्सियन ने अपना सिर हिलाया और भोजन का एक निवाला लेने के लिए उसे नीचे झुकाया। आज शिक्षक ने जो कुछ समझाया था वह मुझे समझ नहीं आया। मैं बस एक पल के लिए विचारों में खो गई थी। युनशू ने चिंता से कहा, देखो, अपनी पढ़ाई में ज्यादा मेहनत मत करो, बस वही करो जो तुम कर सकते हो। जिनक्सियन ने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की, लेकिन उसके दिमाग में अन्य विचार उभर आए थे। हालांकि वह पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थी, फिर भी वह मेहनती थी। कड़ी मेहनत उसकी अक्लमंदी की कमी पूरी कर देती थी और कुल मिलाकर उसके ग्रेड बमुश्किल ही बेहतरीन माने जाते थे। हर बार जब वह अपना रिपोर्ट कार्ड घर लाती तो यूशू ग्रेड और टीचर की टिप्पणियां देखकर बहुत खुश हो जाती। बस एक बार जब बुखार के कारण उसकी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था तो उसे यूशू की आंखों में गहरी ठंडक के साथ निराशा का भाव साफ याद है। तब से वह अपनी आनंदमय अज्ञानता से बाहर आ गई थी। केवल अपने प्रयासों को दोगुना करके और उत्कृष्ट ग्रेड से युनशू को प्रसन्न करके एक सभ्य, पुत्रवत और विचारशील छोटी सी निधि बनकर ही वह अपनी धन संपत्ति और विशेषाधिकार से भरी जिंदगी को बरकरार रख सकती थी। लेकिन अब उसने अपने होंठ भींच लिए और अपनी नजरें नीची कर लीं। युनशू की बेटी होने की एक समाप्ति तिथि थी और इसके अलावा वह युनशू के पाखंडी चेहरे से थक चुकी थी। वह सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहती थी। यद्यपि ये दूर की बात लगती थी, एक स्वप्न की तरह, फिर भी उसे प्रयास करना पड़ा। तभी अंकल फैंग बाहर से आए और कहा कि डिलीवरी करने वाले लोग फर्नीचर लेकर आए हैं और पूछा कि क्या ये युनशू ने ऑर्डर किया है। युनशू ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, यूनिया ऊपर से नीचे आ गई। अंकल फैंग, उन्हें अंदर आने दो। ये कुछ ऐसा है जो मैंने ऑर्डर किया था। अंकल फैंग ने युनशू की ओर देखा, जिसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपने कमरे में वापस चली गई। अध्याय 172। 100 नंबर 1 सोशलाइट के हकदार अंडरस्कोर 3। ये देखकर कांग जिनक्सियन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसे पता नहीं था कि जी यूनिया फिर क्या करने वाली है। जल्द ही कुछ कर्मचारी फर्नीचर लेकर अंदर आ गए। एक बड़ा बिस्तर, किताबों की अलमारियां, कॉफी टेबल वगैरह और सब्जी यूनिया के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। कांग जिनशियान ये सब अच्छी तरह समझ गई और अपनी मुठ्ठियां कसने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी युनशेन और कांग जिन से वापस आ गए। कांग जिनसे ने हलचल देखकर पहले तो सोचा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर उसने जी यूनिया को मजदूरों को सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा। वह खुद को रोक नहीं पाए और ठहाका लगाकर बोली, सच में ऐसे पेश आ रही हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो और सोच रही हो कि तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती हो।
यूनिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आंटी जियांग, ये जगह मेरा घर है या नहीं, ये बहस का विषय है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि यह निश्चित रूप से आपका घर नहीं है। तुम कांग जिन से गुस्से से भड़कना चाहता था, लेकिन युनशेन के हाव भाव पर एक त्वरित नजर डालने के बाद खुद को रोक लिया और ठंडी खर्राटे लेने लगा। जी यूनिया, मैं देखना चाहता हूँ कि आप यह आत्मसंतुष्ट रवैया कब तक बरकरार रख सकते हैं। भाई बहन, क्या आपने अभी तक खाना खा लिया है? कांग जिनिक्सियन ने समय पर पूछा। युनशेन ने मुड़कर उसकी ओर देखा और जब उसकी नज़रें उसकी नज़रों से मिली तो कांग जिनिक्सियन का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। हम भाई शेन के साथ बाहर खाना खा चुके हैं, जिनसे ने युनशेन का हाथ पकड़ते हुए ऊपर जाते हुए कहा। हम पूरे दिन फिल्मांकन से थक गए हैं, अब हम आराम करने जा रहे हैं। जैसे ही कांग जिनिक्सियन ने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा, उसकी आस्तीन में छिपे हाथ अनायास ही मुट्ठी में बंध गए। दिन में नौकरों ने जल्दी जल्दी उसके लिए एक कमरा तैयार कर दिया था। हालांकि हालात पहले से बदतर थे, फिर भी वह फिलहाल रहने लायक था और उसका सारा सामान वहां रख दिया गया था। कांग जिनशियान का दिल अनिच्छा से भर गया। सिर्फ जी यूनिया के लौट आने की वजह से उसे असुविधाएं क्यों झेलनी पड़ें? जी यूनिया के बिना 10 सालों में जिंदगी कितनी आरामदायक हो गई थी। उसने नजरें फेर लीं और दांत पीस लिए। काश जी यूनिया फिर से गायब हो जाती। यह कोई ऐसा काम नहीं था जिसे वह खुद कर सकती थी। युनशु जी यूनिया से उससे भी ज्यादा नफरत करती थी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि युनशु अपनी ही पोती के प्रति इतनी निर्दयी क्यों है, लेकिन सालों की सावधानी भरी बातचीत ने धीरे धीरे उसे युनशु के स्वभाव और अंदाज से परिचित करा दिया था। युनशु जी यूनिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे बस धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। जी यूनिया, जो दिखने में तो कुछ भी नहीं था और जिसकी शिक्षा भी लगभग शून्य थी, पूरी तरह से युनशु की दया पर निर्भर था। जी यूनिया को एक तरफ रखते हुए उसने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उस पर लिखे बड़े नाम को घूरने लगी। गुचेंग जिंगहुआंग एंटरटेनमेंट कंपनी। ये ग्रुप की एक सहायक कंपनी जिंगहुआंग एंटरटेनमेंट देश की सबसे बड़ी स्टार बनाने वाली फैक्ट्री थी। लगभग हर प्रमुख स्टार और लोकप्रिय नया अभिनेता इसी कंपनी से निकला था। गुचेंग जिंगहुआंग के गोल्डन एजेंट थे, जिन्होंने कई पुरस्कार विजेता अभिनेताओं को तैयार किया था और उन्हें मनोरंजन उद्योग में एक जादुई स्पर्श के रूप में जाना जाता था। वह सर्वोच्च मंच पर खड़े होने के लिए लालायित थी, उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह उसके प्रयासों और उत्कृष्टता पर ध्यान देगा। झिझकने के बाद आखिरकार उसने कार्ड पर लिखे नंबर पर संदेश भेजा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 दिन बाद युनशु को एक्सप्रेस डिलीवरी से एक पार्सल मिला। उस समय यूनिया रसोई में पानी पी रही थी और कोई बड़े सम्मान से उसकी देखभाल कर रहा था। यूनिया ने आह भरी। लड़की ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था और वह थोड़ी विचलित थी। जैसे ही यूनिया रसोईघर से बाहर निकलने वाली थी, छत पर लगी लाइट अचानक नीचे गिर गई, जिसका लक्ष्य सीधा यूनिया का सिर था, जिससे तत्काल मस्तिष्क क्षति हो सकती थी। मिस सावधान, कोई चिल्लाया और यूनिया को धक्का देने के लिए दौड़ा, जो पीछे की ओर लड़खड़ा गई और दर्द से तेज सांस लेते हुए काउंटर से जोर से टकरा गई। कोई का हाथ गिरती हुई रोशनी से छू गया, जो एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी और टुकड़ों में बिखर गई। यूनिया की आंखें ठंडी हो गईं, वे अपना कदम उठाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। कोई ने अपनी घायल बांह को पकड़े हुए और परेशान दिखते हुए पूछा, मिस क्या आप ठीक हैं? यूनिया ने अपनी बांह की ओर देखा, जो लगभग खून से लथपथ थी, एक भयावह दृश्य। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारे घाव का इलाज कर दूंगा। शोर सुनकर नौकरों का ध्यान गया तो वे जल्दी से अंदर आए और पूछा कि क्या किसी को चोट लगी है। यूनिया ने दूर से देखा, उन पर नजर डाली और बिना कुछ कहे रसोई से बाहर चली गई। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि कोई अभी भी उलझन में खड़ी है और उसने भौहें चढ़ा लीं। तुम क्यों टालमटोल कर रहे हो? कोई को होश आया और वह जल्दी से एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ यूनिया के पीछे चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनशु ने एक्सप्रेस पैकेज खोला। वह एक दस्तावेज था जो काफी पतला लग रहा था। ध्यान से देखने के बाद युनशु दस्तावेज को जोर से मसलकर एक गेंद जैसा बना देने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 173 100 नंबर 1 सोशलाइट के हकदार _4। ये कैसी घटिया जासूसी एजेंसी है जो किसी व्यक्ति की जांच में धोखा देने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है? इसमें एक भी उपयोगी जानकारी नहीं है। शांत होकर उसने कागज को फिर से खोल दिया। 15 अप्रैल को वह जिंगदू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिखाई दी। उस समय की उड़ानों के अनुसार ये पुष्टि हो गई कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क से आई थी। 3 दिन बाद वह जियांगजोउ हवाई अड्डे पर दिखाई दी। मिंगहान की तस्वीरें ले रहे एक रिपोर्टर ने गलती से पृष्ठभूमि में उसकी तस्वीर खींच ली थी, वरना जासूस को ये सुराग इतनी जल्दी नहीं मिलता। एकमात्र निश्चितता ये थी कि जी यूनिया सचमुच इतने सालों से विदेश में थी और 15 अप्रैल तक विदेश से वापस नहीं लौटी थी। जासूस को उसकी विदेशी गतिविधियों की जांच के लिए और समय और धन की आवश्यकता होगी। लौटने के बाद से वह देश में क्या कर रही थी और किन किन लोगों से मिली थी, ये भी इतनी जल्दी पता नहीं चल सका। सोच विचार के बाद युनशु ने फ़ोन करने का फैसला किया। मैंने पहले ही आपके खाते में 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। चाहे कितना भी खर्च क्यों न हो, आपको पूरी जांच करनी होगी। ये पहली बार था जब कोई ने यूनिया के कमरे में प्रवेश किया था। काले और सफ़ेद रंग के शांत रंग, सरल और सुरुचिपूर्ण, बिल्कुल भी लड़कियों के कमरे जैसा नहीं। यूनिया ने दवा निकाली, ध्यान से कोई के घाव को साफ किया, दवा लगाई और पट्टी बांधी। वह काफ़ी कुशल थी और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। कोई मंत्रमुग्ध होकर उसे देखे बिना न रह सका। मिस, आप बहुत सुंदर हैं और आपके हाथ बहुत कुशल हैं, कोई ने ईमानदारी से प्रशंसा की। यूनिया मुस्कुराए और एक सुंदर धनुष बांधा, फिर उसकी ओर देखा। मैंने हमेशा कहा है, मेरे करीब आने का अंत अच्छा नहीं होता, क्या यह अब सच नहीं हुआ है?
मुझे डर नहीं है, छोटी लड़की ने गर्व से कहा। उसकी छाती फूली हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर युवा निडरता का भाव था। यूनिया ने होंठ भींचकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे क्या लेना देना। कोई ने तुरंत यूनिया की बांह पकड़ ली, थोड़ा सा अन्याय महसूस करते हुए। मिस, भविष्य में मुझे अनदेखा मत करना, ठीक है। यूनिया मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें कतई कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी उंगलियां अनजाने में कुई की कलाई पर छू गईं। यूनिया की नज़रें गहरी होती गईं और वह अनजाने में कुई की गर्दन पर घूम गईं। कुई, तुम्हारा परिवार कैसा है? तुम यून परिवार में नौकर के रूप में कैसे काम करने लगे? कुई ने आह भरी, उसका छोटा सा चेहरा दुख से भर गया। मेरा परिवार देहात से है। मेरे पिता का देहांत तब हुआ जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ ने ही मुझे और मेरे छोटे भाई बहनों को पाला। मैं सबसे बड़ी हूँ। मैंने जूनियर हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं काम कर सकूं और अपने भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। वे सभी मुझसे ज़्यादा होशियार हैं और भविष्य में ज़रूर अच्छा करेंगे। रसोईघर की चाची ली मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। मेरे परिवार की स्थिति को जानते हुए उन्होंने मुझे यहाँ लाया, जहाँ वेतन अच्छा है और काम अपेक्षाकृत कम है। एक अच्छी नौकरी जो लालटेन के साथ भी मिलना मुश्किल है। यूनिया की निगाहें उसके चेहरे पर घूम गईं, जैसे कि वह सहज भाव से पूछ रही हो, क्या तुम्हें मेरे बहुत करीब आने, मैडम को नाराज करने और भगा दिए जाने का डर नहीं है? कोई ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मैडम मुझे क्यों भगाना चाहती हैं? और आपके साथ रहने से मैडम नाराज क्यों होंगी? क्या वह आपकी दादी नहीं है? यूनिया मुस्कुराई, तुम सचमुच भोले हो। कोई ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। आंटी ली मुझे पहले भी कई बार डांट चुकी हैं। कृपया मेरा मजाक मत उड़ाए, मिस। रात को बिस्तर पर लेटे हुए यूनिया करवटें बदलती रही और उस घटना के हर विवरण पर विचार करती रही। सब कुछ समझ लेने के बाद अंधेरे में उसके होठों पर एक ठंडी, भयावह और डरावनी मुस्कान उभर आई। अगली सुबह कोई रसोई घर के एक कोने में छिपकर रो रही थी, जिसे यूनिया ने स्पष्ट रूप से देख लिया था, जो सुबह के व्यायाम से लौटकर पानी के लिए रसोई घर में आई थी। क्या हुआ? यूनिया ने चिंता से पूछा। कोई ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। ये कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जाने के लिए तैयार। यूनिया की नज़र उस लगभग सूजे हुए गाल पर पड़ी जिस पर एक बड़ा लाल हाथ का निशान था, जो चौंकाने वाला था, जो उस जबरदस्त बल को दर्शाता था जो लगाया गया था। यूनिया ने अपनी आंखें थोड़ी सी कुड़ी, कोई की बांह पकड़ी और उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। उसका स्वर कुछ ठंडा था। तुम्हें किसने मारा? कोई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, किसी और ने मुझे नहीं मारा, मैं खुद गिरा हूँ। मिस, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। यूनिया ने उपहास किया, क्या गिरने से इतने बड़े हाथ के निशान बन सकते हैं? तुम मुझे देखने के लिए फिर से गिरने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोई की आंखों में आंसू आ गए। मिस, कृपया अब और मत पूछिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। यूनिया ने आह भरी, कोई के चेहरे को कुछ कोमलता से छुआ और कोई दर्द से हौंफने लगा। दर्द हो रहा है क्या? कोई ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। यूनिया ने अचानक कहा, कोई, बेहतर होगा कि तुम अब से मुझसे दूर रहो। कोई ने तुरंत घबराहट में ऊपर देखा। नहीं मिस, मैं सचमुच ठीक हूँ, सचमुच ठीक हूँ। यूनिया ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर हिलाया और रसोई से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। अध्याय 174, 100 सर्वश्रेष्ठ सोशलाइट के हकदार _5। कोई ने यूनिया के जाते हुए रूप को देखा और चुपके से अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। खाने की मेज पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। शेन, आजकल ज्यादा मेहनत मत करो, आराम जरूर करो। कुछ दिन पहले मिसेज लिन ने मुझे हेल्थ लिकर का एक सेट दिया था। कहा जाता है कि यह मांसपेशियों को आराम देता है, खून को स्फूर्ति देता है, पोषण देता है और मजबूती देता है, और मैंने सोचा कि इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखूं, उसने कहा, जैसे ही उसकी नज़र बगल में बैठे कामजिन से पर पड़ी। इतने सालों और इतने सारे इम्तिहानों के बाद भी अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? तुम दोनों को सचमुच और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। मैं अभी भी अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रही हूँ। भाई रैन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने अपने बेटे को खाना परोसने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। काम जिनिक्सियन ने अपनी निगाहें नीची कर ली। उसके शरीर के पास उसका हाथ कसकर मुट्ठी में भींचा हुआ था। यूनिया ने उपहास किया, बहुत सारे घृणित कार्य करने के बाद वह कोई वंशज नहीं होने का हकदार है। काम जिनसे ने शर्माते हुए अपने बगल वाले आदमी की तरफ देखा और डांटते हुए कहा, आंटी यून, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जैसे ही उसके शब्द निकले, उसकी नज़र गर्व से बाई रान पर पड़ी, जिसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काम जिनसे हताशा से घुटन महसूस कर रहा था। ये नीच औरत क्या दिखावा कर रही है? शायद अंदर ही अंदर तकलीफ झेल रही है। एक बार जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तो वह हर हाल में यूनशेन को तलाक देने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन इस विचार से उसका उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने नीचे देखा। इतने सालों में उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितनी दवाइयाँ खाईं, कितने डॉक्टरों से दिखाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वह सोचती रही कि क्या निसंतान रहना ही उसकी नियति है। नहीं, काम जिनसे यूनशेन को एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाया। वह आदमी बेहद खूबसूरत और अलग थलग था। उसकी हर हरकत एक परिपक्व पुरुष का आकर्षण बिखेर रही थी। वह 35 साल की हो चुकी थी। हालांकि उसका आकर्षण अभी भी बरकरार था। वह खुद को दिन ब दिन बूढ़ा महसूस कर रही थी, जबकि 38 साल की यूनशेन अपनी मर्दांगी के चरम पर थी। वह धीरे धीरे खुद को अभिभूत महसूस कर रही थी। हालांकि इन सालों में वह उसके साथ अकेली औरत थी, फिर भी यूनशेन की एक आकर्षक सेक्रेटरी उसके पीछे पीछे रहती थी, उसकी नाक में दम किए रहती थी। जहां तक उसे पता था, ये सेक्रेटरी अक्सर उसके साथ उसके व्यापारिक दौरों पर जाती थी। एक पुरुष और एक महिला अकेले रात रात भर होटल में, कौन मानेगा कि वे कुछ नहीं कर रहे थे। और वह सेक्रेटरी बहुत दुस्साहसी थी। शुरू में ही जिनसे को समझ आ गया था कि उसके इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन उसने यूनशेन की कंपनी के मामलों और लोगों में दखल देने की हिम्मत नहीं की।
केवल शीघ्र ही बच्चे को जन्म देकर ही वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके शरीर में कोई खराबी नहीं है और उसके शारीरिक गठन को देखते हुए 37 वर्ष की आयु से पहले ही बच्चा पैदा करना सबसे अच्छा होगा, अन्यथा एक वृद्ध माँ के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। बेहतर होगा कि आप उस आदमी को जांच के लिए ले आएं। हो सकता है कि समस्या उस आदमी की तरफ से ही हो। डॉक्टर की बातें अचानक याद आई और कांग जिनसे का दिल ठंडा पड़ गया। युनशेन के घमंडी स्वभाव और अहंकार के चलते वह अस्पताल में जांच के लिए कैसे जा सकता था? अगर कोई समस्या पाई गई तो क्या होगा? आंटी यून ने कांग जिनसे के बदलते हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया जब उन्होंने शराब लाने का इशारा किया। कुछ ही देर में एक कमजोर सा व्यक्ति शराब की बोतल लिए हुए वहां आया। यूनिया की नज़र नवागंतुक पर पड़ी और वह मुड़े हुए होठों से मुस्कुराया। इस सज्जन के लिए भी थोड़ा सा डालो, आंटी यून ने निर्देश दिया। कुई युनशेन के पास उसका पे डालने के लिए गई। शायद वह डर गई थी क्योंकि उसका हाथ कांप रहा था और शराब छलककर युनशेन के कपड़ों पर गिर गई। कुई ने घबराकर जल्दी से माफी मांगी। सर, मुझे माफ कर दो। कांग जिनसे, जो पहले से ही चिड़ी हुई थी, ने नौकरानी को पीछे हटते देखा और अपना गुस्सा दबा नहीं पाए। वह उठी और कुई के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे नौकरानी लड़खड़ा गई और फिर मेज के पाए से टकरा गई। खून की धारा बहने लगी जिससे उसका चेहरा लगभग छिप गया। अनाड़ी और अयोग्य, तुम किस काम के हो? कांग जिनसे ने गुस्से से डांटा। युनशेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उदासीनता से कहा, छोड़ो भी, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। कांग जिनसे ने तुरंत अपने कपड़े पोंछने के लिए टिश्यू निकाला। ये शर्ट खराब हो गई है, इसे बेचने से इसकी कीमत भी नहीं निकलेगी। ऐसे व्यक्ति को घर पर रखने का क्या फायदा? युनशेन को कांग जिनसे का दबाव डालने वाला अंदाज पसंद नहीं था, जो उसे हमेशा अपनी यादों में किसी की याद दिलाता था। फिर भी कांग जिनसे उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। एक तो अलग थलग और अत्यंत सुंदर थी, उसकी उपस्थिति रानी जैसी प्रभावशाली थी, जबकि दूसरी एक ढोंगी, अशिष्ट और मछुआरिन जैसी घटिया थी। बरसों से वह इस गहरे अंतराल और उससे उपजे नुकसान के एहसास को महसूस कर रहा था। अपनी मुट्ठी भींचकर उसने अपनी आंखों में उभरी घृणा की एक झलक छिपाने के लिए नीचे देखा। आंटी यून ने जमीन पर घुटनों के बल बैठी परेशान हालत में पड़ी उस लड़की की तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, जिनसे सही कह रही है, हम इस नौकरानी को आसानी से नहीं छोड़ सकते। हमारे घर में ऐसी लापरवाह लड़की का होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्र है कि वह हमारे बीच ही थी। अगर वह कोई मेहमान होती तो कौन जाने हमारे परिवार की बदतमीजी के बारे में क्या सोचती। उन्होंने यूनिया की तरफ एक ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, जो पूरे समय चुप रही। अध्याय 175, 100 सच्चे हकदार शीर्ष सोशलाइट संख्या 6। उसके विरुद्ध कहे गए शब्दों का प्रयोग करते हुए युनशु की स्मरण शक्ति वास्तव में बहुत अच्छी थी। यूनिया सोच रही थी, क्या उसे चुनौती स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। एक चाल भले ही नाकाम हो, लेकिन उसके पास अनगिनत विकल्प थे। खैर, उसने उनकी योजना के साथ खेलने का फैसला किया। वह चाहती थी कि वे उस गड्ढे में गिरे जो उन्होंने खुद अपने हाथों से खोदा था। जब वह समय आएगा तो उनके हाव भाव जरूर मजेदार होंगे। मैडम, इस बार मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इस बार मुझे छोड़ दीजिए। कोई जमीन पर घुटनों के बल झुककर रहम की भीख मांगने लगी। उसके सिर पर लगे खून ने सफेद संगमरमर के फर्श की टाइलों को लगभग लाल कर दिया था, जिससे युनशु घृणा से भौहें चढ़ा रहा था। तुम काम करते हुए इतने उतावले हो कि घर में नौकर बनकर नहीं रह सकते। मैं मालिक के कपड़ों वाली बात को भूल जाऊंगी, बस बटलर से इस महीने का वेतन ले लूंगी और चली जाऊंगी, उसने कहा। मुझे अभी भी अपने भाई बहनों का समर्थन करना है, मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मैडम, कृपया मुझे भगाएं नहीं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। घबराहट में कुई ने हताश होकर झुकना शुरू कर दिया। उसका माथा जमीन पर जोर से टकरा रहा था, हर धमाका कानों पर पड़ रहा था। कांग जिनिक्सियन ये दृश्य सहन न कर पाने के कारण पीछे मुड़ गया और धीमी आवाज में बोला, माँ, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, कृपया उसे इस बार छोड़ दें। युनशु अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि जिनसे हंसते हुए बोली, आजियान, तुम बहुत दयालु हो। तुम ऐसे किसी को आसानी से नहीं छोड़ सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यून परिवार की मजदूरी इतनी आसानी से मिल जाती है? अगर उसने सबक नहीं सीखा तो वह भविष्य में और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है और तब तक पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। जिनसियन ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप अपना सिर झुका लिया। कोई उम्मीद न देखकर कोई अचानक फूट फूट कर रोने लगी और जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, वह घुटनों के बल यूनिया के पास गई और विनती करते हुए बोली, मिस कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं ये नौकरी नहीं खो सकती, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए बोलें। यूनिया ने आह भरी, अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, हाथ उठाकर कोई के कान के पीछे बिखरे बालों को सहलाया, फिर अपना चेहरा पोंछने के लिए रुमाल उठाया। उसका सौम्य व्यवहार इतना कोमल था मानो वह किसी बच्चे को गोद में लिए हुए हो, जिससे कोई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। रोना बंद करो, रोने के बाद लड़की का चेहरा अच्छा नहीं लगता, उसने ऐसी कोमल आवाज में कहा जैसे वसंत की हवा दिल में बह रही हो। कोई भी तुम्हें भगा नहीं सकता, पहले उठो। कोई ने अविश्वास से पूछा, क्या आप गंभीर हैं, मिस? यूनिया मुस्कुराई और सिर हिलाया, मेरा वचन ही मेरा बंधन है। तुरंत ही कोई के आंसू हंसी में बदल गए। मैं जानता था कि मिस मेरे लिए सबसे अच्छी थी। यूनिया ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। जिनसे ने व्यंग्य किया, जी यूनिया, आप उसकी रक्षा कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यूनिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र उससे आगे बढ़कर युनशु पर जा टिकी और उसने धीरे से पूछा, दादी, पिताजी के खराब कपड़ों को बदलने के पैसे मैं दूंगी। कोई शायद नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझती, लेकिन आखिरकार यह उसका पहली बार करीब से सेवा करने का मौका था। यह समझने योग्य है कि कोई गलती हुई थी। क्या अब से कोई को मुझे सौंप दिया जाए? मैं उसे नियम सिखाऊंगी। दादी, आप मुझ पर भी अविश्वास नहीं करेंगी, है ना? उसने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। उसका व्यवहार विलासिता में पली बड़ी राजकुमारी जैसा था। उसमें दोष ढूंढना अंडे में हड्डियां ढूंढने जैसा होगा।
कांग जिनिक्सियन ये कहे बिना नहीं रह सके, यूनिया बहुत अच्छी है। यूनिया ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार कोई कोई एक निर्दोष पीड़िता है। चाची ली अच्छी तरह जानती थी कि कोई कोई नियमों को नहीं समझती, फिर भी उन्होंने जानबूझकर उसे मेज पर सेवा करने दी। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। अगर किसी को सजा देनी है तो वह चाची ली होनी चाहिए। दादी, क्या आप सहमत नहीं हैं? युनशु के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी, वह हमेशा की तरह सौम्य और शालीन बने रहे। चूंकि आपने ऐसा कहा है, अगर मैं नर्म पढ़ने से इनकार कर दूं तो क्या मैं निर्दयी नहीं लगूंगी? यूया ने मन ही मन सोचा, मानो तुम कुछ अच्छी हो। लेकिन वह मुस्कुराए और बोली, शुक्रिया दादी माँ, आपका दिल वाकई बहुत दयालु है। कोई कोई जल्दी से दादी माँ का शुक्रिया अदा करो। कोई कोई जल्दी से घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने लगा। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। युनशु की नज़र यूनिया पर पड़ी। कुछ क्षण भर के लिए उसकी आंखों में झिलमिलाया, उसके बाद वह उठकर भोजन कक्ष से बाहर चली गई। जिनसे ने अपनी हताशा को रोकते हुए यूनिया को घूरा और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ गई। यूनिया कुई कुई को उसके घावों का इलाज कराने के लिए ऊपर ले गई और मन ही मन सोचने लगी कि यह लड़की कितनी बदकिस्मत है जो कुछ ही दिनों में तीसरी बार चोट खा रही है। बाई रैन ने युनशेन और कांग जिनिक्सियन को एक दूसरे के सामने बैठे देखा। उसकी मुस्कान अदृश्य थी क्योंकि उसने अपने तृप्त बेटे को उठाया और अपने कमरे में वापस आ गई। अचानक खाने की मेज जो एक बार भरी हुई थी, केवल युनशेन और कांग जिनिक्सियन ही रह गई। कांग जिनशियान ने चुपके से सामने बैठे आदमी की तरफ देखा। घबराहट से उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। भाई, क्या तुम काम में बहुत व्यस्त हो? तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। लड़की की आवाज़ धीमी थी, जिसमें थोड़ी चिंता भी थी। युनशेन ने अपनी नज़रें उसकी नज़रों से मिलाईं और संयोग से उसकी नज़रें उन्हों से भीगी, साफ आंखों से मिल गईं। अध्याय 176, 100 नंबर 1 सोशलाइट की हकदार _7। लड़की ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर लीं, शर्म से अपना सिर झुका लिया और उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए। एक निर्मल और शर्मीले लिली की तरह, फिर भी एक चौंके हुए हिरण की तरह उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आवाज़ अनजाने में कुछ हद तक नर्म हो गई। मम्मा, व्यस्त रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। मेरी माँ का साथ देने के लिए शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की है। कांग जिनशियान के दिल की गहराइयों में पटाखे फूट रहे थे। वो उसके उस जरा से स्नेह से मदहोश थी। उस पर अगर उसे मरना भी पड़े तो वो खुशी खुशी मर जाएगी। यही तो मुझे करना चाहिए। भाई, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अगर तुम थक गए तो माँ और मैं दोनों का दिल टूट जाएगा, उसने कहा। अंत में उसकी आवाज़ अनजाने में धीमी हो गई। उसका लहजा बिल्ली के बच्चे की म्याऊं जैसा आकर्षक था। कांग जिनिक्सियन के झुके हुए सिर ने उसे अपने ऊपर खड़े आदमी की आंखों में गहरे भंवर को देखने की अनुमति नहीं दी। यूनिया कुई कुई के माथे पर लगे खून को साफ करते हुए डांट रही थी। मैंने पहले भी गलत नहीं कहा था। देखो, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये तुम्हारी तीसरी चोट है। कोई कोई ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए, शायद अपने माथे पर घाव को खींचते हुए, ठंडी सांस ली और खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरी त्वचा मोटी है और मुझे चोट लगने का डर नहीं है, मिस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिया ने आह भरी। आपको लगता होगा कि घर पर यह इतना आसान नहीं है। वहाँ कई अज्ञात खतरे आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्या आपको इसका अफसोस है? कोई कोई ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे बस इतना पता है कि जब बाकी सब मुझे भगा रहे थे तो केवल मिसी मेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। कोई कोई के दिल में मिसी मेरी रक्षक हैं। यूनिया ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हें निर्दोष कहना वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। कोई कोई मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसी। उसका मुंह खुला हुआ था। 2 सुकून भरे दिन बीत गए और फिर से सप्ताहांत आ गया। युनशु ने कांग जिनशियान से कहा, कल सचिव जोऊ की पत्नी का जन्मदिन भोज है, मेरे साथ आओ। मैंने सुना है कि सचिव जोऊ का बेटा देखने में बहुत ही आकर्षक है और जिंगदू विश्वविद्यालय का एक प्रतिभाशाली छात्र है। मैंने सुना है कि वह अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए राजधानी से आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि यह युवा मास्टर जोऊ असल में कैसा है। कांग जिनिक्सियन ने सही समय पर शर्मीली मुद्रा दिखाई। माँ, इस बारे में बात क्यों कर रही हो? युवा मास्टर जोऊ कितने अच्छे हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसके चेहरे पर एक युवा लड़की की शर्म झलक रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। उसे बहुत पहले से अंदाजा था कि युनशु उसे अरेंज मैरिज के लिए मजबूर करने पर तुला हुआ है, लेकिन क्या करे। यंग मास्टर जोऊ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी वह ये विचार कभी जाहिर नहीं करती थी, इस डर से कि इससे युनशु नाराज हो जाएगा और उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे लंबा खेल खेलना था और जल्दबाजी नहीं करनी थी। युनशु मुस्कुराए और उसका हाथ थपथपाया। तुम सच में बहुत ज्यादा पढ़कर मूर्ख बन गई हो। एक औरत के लिए सबसे जरूरी चीज शादी करना है। चिंता मत करो, माँ तुम्हारे लिए एक अच्छा पति चुन लेंगी ताकि तुम हमेशा खुशी से रह सको। सच तो यह है कि उसने शुरू में सबसे बड़े युवा मास्टर यान को ही तरजीह दी थी। उम्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि या रूप रंग, मास्टर यान ही सबसे बेहतर विकल्प थे, लेकिन जूंग शियुए के साथ उनका पुराना झगड़ा था, जो आशियान को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए युनशु ने यह विकल्प छोड़ दिया था और सावधानीपूर्वक चयन के बाद सचिव जोऊ के बेटे को चुना था। माँ, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। क्या इस बारे में बात करना अभी थोड़ा जल्दी नहीं है? मैं अभी भी आपके साथ कुछ और साल बिताना चाहती हूँ, कांग जिनिक्सियन ने कहा। उसका दिल आधा ठंडा हो गया, ये देखकर कि युनशु का मन बना हुआ था। अभी तो हम बस मामला सुलझा रहे हैं, शादी में अभी कुछ साल बाकी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि शादी के बाद तुम वापस नहीं आओगे। कांग जिनिक्सियन ने ऊपर से शर्म से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आस्तीन के नीचे उसका हाथ अनायास ही कस गया। कुछ सोचते हुए कांग जिनिक्सियन ने फिर पूछा, यूनिया का क्या होगा, क्या वह भी जाएगी? युनशु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? चूंकि तुम दोनों जवान हो, इसलिए बात करना आसान है। कांग जिनिक्सियन ने युनशु के इरादे को समझ लिया और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा।
काम जिनिक्सियन का उद्देश्य सुनकर यूनिया हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। आंटी जियान, क्या आपको डर नहीं है कि अगर मैं चली गई तो मैं आपकी सारी प्रसिद्धि छीन लूंगी? आखिरकार शीर्ष सोशलाइट होने का मेरा खिताब यूं ही नहीं है। काम जिनशियान हंसा और यूनिया का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं, फिर भी मैं तुम्हें दिल से अपनी भतीजी मानता आया हूँ। हम लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए एक दूसरे को चाची और भतीजी कहना बहुत दूर की बात लगती है। तुम मुझे अपनी बहन समझो और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझूं, तुम क्या कहती हो? यूनिया ने मन ही मन सोचा कि यह महिला एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है। शो बिजनेस में न होना कितना दुख की बात है। ये कैसे सही हो सकता है? क्या इससे हमारी पीढ़ियां आपस में नहीं मिल जाएंगी? क्या ये सही रहेगा? मैं मुंह से तो तुम्हें चाची कहूंगी, लेकिन दिल से तुम्हें बहन की तरह रखूंगी। क्या ये ठीक है? काम जिनिक्सियन तुरंत मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा होगा। चूंकि आंटी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं चलती हूँ। मुझे जियांगजो से दूर गए हुए कई साल हो गए हैं और मैं और लोगों से मिलने की भी इच्छुक हूँ। पिछली बार मैं आपकी जन्मदिन पार्टी से बहुत जल्दी लौट आई थी। यह एक अच्छा मौका है, यूनिया ने कहा। अध्याय 177 100 नंबर 1 सोशलाइट के हकदार _8। काम जिनशियान ने जी यूनिया के उत्सुक चेहरे को देखा और खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाए। वह जानती थी कि यूनिया दिखावा करने का मौका नहीं छोड़ेगी और जरूर स्वीकार करेगी। उसकी आंखें घूम गईं और उसे तुरंत एक योजना सूझी। वह न केवल यंग मास्टर जो के साथ विवाह से बाहर निकल सकती थी, बल्कि वह जी यूनिया की प्रतिष्ठा को भी बर्बाद कर सकती थी, तथाकथित शीर्ष सुंदरी को जनता के हंसी का पात्र बना सकती थी। ठीक है, आज दोपहर को माँ किसी को फिटिंग के लिए कस्टम मेड ड्रेस लाने के लिए कहेंगी, मैं तब आपको फ़ोन करूंगी। काम जिनिक्सियन के जाने के बाद यूनिया ने एक गीला तौलिया उठाया और अपने हाथ पोंछे। जिन स्थानों को जिनिक्सियन ने छुआ था उनके बारे में सोचना भी घृणित लगता था। लेडी जो का जन्मदिन भोज। यूनिया ने हल्की मुस्कान के साथ अपने होंठ ऊपर उठाए। पार्टी में क्या क्या दिलचस्प बातें होंगी, ये सोचकर ही बहुत रोमांच हो रहा था। दोपहर में जो व्यक्ति कपड़े लाया था वह 30 साल की एक सक्षम दिखने वाली महिला आई, जिसने तुरंत काम जिनिक्सियन को एक उपहार बॉक्स दिया। मिस काम, यह आपकी पोशाक है। काम जिनिक्सियन ने इसे खोला तो उसमें चांद सी सफ़ेद रंग की फर्श तक लंबी गाउन थी, जिस पर लहराते चांदी के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी, जो संयमित लालित्य को दर्शाती थी। जिनिक्सियन के ताज़ा स्वभाव के साथ इस पोशाक में सूक्ष्म स्थानों पर कई विस्तृत स्पर्श भी थे, जो उसकी अलौकिक सुंदरता को बढ़ाते हुए स्त्रीत्व और कुलीनता का स्पर्श जोड़ते थे। उसे ये सचमुच बहुत पसंद आया। वह उस पोशाक को इतनी प्यार से देख रही थी कि उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी। युनशू ने संतोष में सिर हिलाया। जब काम जिनिक्सियन ने दूसरा बॉक्स देखा तो उसे जी यूनिया की याद आ गई और वह कहने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या ये यूनिया का है? मुझे देखने दो। बॉक्स खोलने पर उसने एक हरे रंग की पफबॉल ड्रेस देखी जो सेक्विन और कार्टून पैटर्न से ढकी हुई थी, जो अविश्वसनीय रूप से बचकानी लग रही थी। वह अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरे बिना नहीं रह सकी। इस पोशाक में जी यूनिया एक छोटी बच्ची जैसी दिखेगी। लेडी जो एक गरिमामयी महिला है जो शालीन युवतियों को पसंद करती हैं। यूनिया के भड़कीले अंदाज के आगे उस खूबसूरत लड़की का व्यवहार कहाँ है? वह तो मजाक ही बन जाएगी। ये सचमुच बहुत सुंदर है। काम जिनिक्सियन ने अपनी उंगलियां पोशाक पर लगे सेक्विन पर फेरते हुए बेरुखी से कहा, यूनिया को यह जरूर पसंद आएगा। सक्षम दिखने वाली महिला मुस्कुराई और बोली, शायद हम मिस यूनिया से इसे पहनकर देख लें और अगर कुछ ठीक न लगे तो मैं इसे वापस ले जाकर सुधार करवा सकती हूँ। इससे कल के भोज में देरी नहीं होगी। काम जिनिक्सियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो मैं यूनिया को नीचे बुला लूंगा। लुओ लिन नाम की यह सक्षम महिला देश में एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है और निश्चित रूप से वह यून परिवार सहित कुछ उच्च समाज की महिलाओं के लिए निजी डिजाइन का काम भी करती है। मिस यून, काम जिनिक्सियन, वो है जिससे उसका अक्सर वास्ता पड़ता था। प्यारी और आज्ञाकारी होने के अलावा उसमें और कुछ था ही नहीं। अब अचानक एक असली मिस यून के सामने आने से काम जिनिक्सियन एक अजीब स्थिति में पड़ गई। लुओ लिन ने मन ही मन सोचा कि उसने मिस यूनिया की तस्वीर सिर्फ एक बार अखबार में देखी थी और वह भी धुंधली साइड से। फिर भी धुंधले पिक्सल्स के बीच भी वह शानदार गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। वह युनशु के निहित अर्थ को समझ गई, इसलिए वह अपने साथ अपने एक जूनियर डिजाइनर से एक डिजाइन लेकर आई, जबकि काम जिनिक्सियन के लिए पोशाक उसकी गर्वित रचना थी। इस काम को अच्छी तरह से करने के लिए किसी को ये सीखना होगा कि कैसे आंखें मूंद ली जाएं। जल्द ही काम जिनिक्सियन एक युवती को ऊपर से नीचे ले आए। लड़की ने साधारण डेनिम जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल एक सुंदर पोनीटेल में बंधे थे। उसने इतनी सादगी से कपड़े पहने थे कि वह लगभग सादा लग रहा था, फिर भी वह अपनी फैंसी ड्रेस में काम जिनिक्सियन से कई गुना ज्यादा शान दिखा रही थी। जिनिक्सियन अनजान घमंडी व्यवहार दिखाती रही, अपने बगल वाली लड़की को मात देने की कोशिश करती रही। यह नहीं जानती थी कि ये दूसरों को कितना विडंबनापूर्ण लग रहा था। लुओ लिन ने मन ही मन सोचा, सच्ची सुंदरता के लिए कपड़े तो बस सोने पर सुहागा हैं। पुरानी कहावत सच है, टाट में भी सुंदरता सुंदरता ही रहती है। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही थी। साधारण से साधारण कपड़े भी उस पर अलग ही लगते थे। उसके अंदर की गहराई में जो शान थी, उसकी तुलना काम जिनिक्सियन अपनी नाजुक खूबसूरती के साथ किसी से नहीं कर सकती थी। जीलानी की बेटी होने के लिए वह सचमुच योग्य थी। उसने अपनी माँ की युवा सुंदरता को भी पीछे छोड़ दिया। शीर्ष सुंदरी का यह खिताब पूरी तरह से योग्य था। काम जिनिक्सियन ने लुओ लिन की जी यूनिया की ओर प्रशंसा भरी नजर देखी और वह चुपके से अपने होंठ काटने से खुद को नहीं रोक सकी। वह यूनिया से थोड़ा पीछे हो गई और अपना सिर नीचे कर लिया। अध्याय 178 101 बेशर्म मुसीबत को बुलावा। यह मिस यूनिया ही होंगी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लुओ लिन ने ईमानदारी से कहा। धन्यवाद, लड़की ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। वह बहुत ही सभ्य लग रही थी। मिस यूनिया, कृपया इस गाउन को पहनकर देखिए। अगर कोई हिस्सा फिट नहीं हुआ तो मैं इसे बदलाव के लिए वापस ले जाऊंगी।
यूनिया की नज़र उस पोशाक पर पड़ी जिसका ढक्कन पहले से ही खुला हुआ था। हरा रंग चमक रहा था, न तो बांस का ताज़ा चमकीला हरा, न ही पहाड़ी पत्थरों का जंगल हरा, बल्कि एक दिखावटी चमकदार नियॉन हरा जो पहली नज़र में काफ़ी आकर्षक था। यूनिया मुस्कुराई और उपहार बॉक्स ऊपर ले गई। काम जिनिक्सियन ने मन ही मन सोचा कि ऐसा रंग देहाती और प्रांतीय दोनों था। कौन ऐसी पोशाक भोज में पहनेगा जो केवल कॉस्प्ले के लिए ही उपयुक्त हो? शायद। ये सोचते हुए उसने कहा, केवल यूनिया जैसी गोरी महिला ही ऐसी पोशाक में अच्छी लग सकती है। लुओलिन मुस्कुराए, लेकिन उसने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। लेकिन मिस काम के बारे में उसकी धारणा कुछ कम हो गई। जल्द ही यूनिया नीचे आए। चमकीले हरे रंग का कपड़ा बहुत आकर्षक था, मानो ऊपर से कोई जुगनू तैरता हुआ नीचे आ रहा हो। काम जिनिक्सियन की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। नियॉन हरे रंग की पृष्ठभूमि में उसकी त्वचा लगभग प्रतिबिंबित लग रही थी, विशेष रूप से रंगों के इतने मजबूत विपरीत में। ये वास्तव में एक व्यक्ति के स्वभाव को प्रतिबिंबित करती थी। इसमें कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई प्रांतीय असभ्यता नहीं थी, केवल युवाओं की जीवंत भावना और सुंदर अलौकिक विशेषताएं थीं। वह युवा आकर्षण की प्रतिमूर्ति थी। हर मुस्कुराहट और हर भाव को स्क्रीनसेवर के रूप में कैद किया जा सकता था। शैली पूरी तरह से अलग थी। वे कहते हैं कि कपड़े आदमी को बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये व्यक्ति ही होता है जो कपड़ों को सामने लाता है। लुओलिन की आंखों में गहरी हैरानी की झलक थी। ज्यादातर लोग इस रंग के कपड़े नहीं पहन पाते, लेकिन ये ड्रेस तो मानो उसके लिए ही बनी थी। इससे ज्यादा परफेक्ट और क्या हो सकती थी? काम जिनिक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा, यूनिया इसमें बहुत अच्छी लग रही है। यूनिया ने वहीं घूमकर अपनी स्कर्ट लहराई। वह चमकदार और शानदार थी। यूनिया ने युनशु की ओर देखा। धन्यवाद दादी, मुझे ये पोशाक बहुत पसंद है। युनशु मुस्कुराया, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। सीने में निराशा की एक गांठ महसूस करते हुए काम जिनशियान को यूनिया की खिली हुई मुस्कान और भी बेचैन करने वाली लगी और उसे खुशी का दिखावा करना पड़ा। ऐसी मिली जुली भावनाओं के साथ उसकी मुस्कान कुछ रूखी सी लग रही थी। ओह आंटी आजियान, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका रंग इतना खराब क्यों लग रहा है? यूनिया ने बेरुखी से पूछा। काम जिनिक्सियन अकड़ गई, फिर उसने अचानक अपना चेहरा छुआ और अपना सिर झुका लिया। क्या यह इतना स्पष्ट था? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सचिव जो और यान नानमो सहकर्मी थे। उनके बीच हमेशा अच्छे संबंध थे और जूंग शियू स्वाभाविक रूप से लेडी जो के जन्मदिन के भोज को नहीं छोड़ेगी। ऐसा अवसर एक ऐसा पारिवारिक मामला था जिसमें सभी लोग शामिल होते थे। खाने की मेज पर जब जुआंग शियुए ने यह घोषणा की तो यानसोंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे कर ली। मुझे कल अपने पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी है, उन्होंने कहा और बिना पीछे देखे भोजन कक्ष से बाहर चले गए। वह बच्चा, जुआंग जियुए ने गहरी भौहें चढ़ाईं। यानके ने अपना कटोरा पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि भाई जाए। जुआंग जियुए ने उसकी ओर देखा। ओह, और तुम ये कैसे करोगे? यानसोंग जिद्दी है, पता नहीं उसे ये जिद्दीपन किससे मिला है। खच्चर जैसा जिद्दी। जब वो किसी बात पर अड़ जाता है तो 9 बैल भी उसे पीछे नहीं खींच पाते। यानके ने भौहें चढ़ाईं और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। साधु के अपने तरीके होते हैं। जब यानके ने कमरे में प्रवेश किया तो यानसोंग अपने आईपैड के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा था। प्रकाश में उसकी युवा मुद्रा सीधी थी, उसका चेहरा सुंदर और बेदाग था, उसका गंभीर व्यवहार दृढ़ संकल्प प्रकट कर रहा था। यानके ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसके कानों से हेडफोन खींचकर उतार दिए। इस रुकावट से युवक नाराज हो गया और उसने मुड़कर यानके को ठंडी नजरों से देखा। यानके ने कंधे उचकाते हुए कहा, भाई क्या तुम सचमुच कल भोज में नहीं जा रहे हो? नहीं, यानसोंग ने संक्षिप्त उत्तर दिया और अपने हेडफोन वापस लगा लिए। यान के मेज पर झुक गया, अपने गाल को हाथ में थामे और पास खड़े सुंदर चेहरे को घूरते हुए पलकें झपकाते हुए बोला, ठीक है, चूंकि तुम्हें ऐसे आयोजन कभी पसंद नहीं आए, इसलिए न जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ बहन यूनिया को फिर से देखने का। यानसोंग स्पष्ट रूप से झेप गया, फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। यानके ने अपने होंठ भींचे। हमेशा से इतने असावधान, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। यानसोंग काफी देर तक गहरी रात में बैठा रहा। जैसे जैसे ठंड उस पर हावी होती गई और हेडफोन में महिला की आवाज बार बार सुनाई देने लगी, उसने हेडफोन उतारकर मेज पर फेंक दिया, अपना सिर लटका लिया और अपने बालों को बिखेरते हुए उसने निराशा से दहाड़ लगाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सोने से पहले यूनिया को एक फोन आया। भाया डू, उसने मधुरता से अभिवादन किया। दूसरी ओर कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक आदमी की गहरी आवाज सुनाई दी, जिसमें रात्रि के समय में एक आकर्षक आकर्षण था। अध्याय 179, 101 बेशर्मी, यह अपनी ही गलती है _2। हाँ, क्या आप हाल ही में अच्छा कर रहे हैं? यूनिया मुस्कुराई और बोली, बेशक, मैंने खुद को कब कष्ट सहने दिया है। वह आदमी हंसा, ये सच है, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनका फायदा उठाया जा सके। मुझे तो खलनायकों की चिंता है। भाया डू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? अगर कुछ गड़बड़ न हो तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? किंडू ने जवाब दिया और फिर बातचीत को दूसरी ओर मोड़ने के लिए खांसने लगा। पिताजी वापस आ गए हैं, अब राजधानी में हैं। परसों वे जियांगजू जा सकते हैं और मैं भी जाऊंगा। पिताजी ने कहा है कि वे तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। यूनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चाचा किन वापस आ गए थे, लेकिन वह जियांगजू में क्या कर रहे थे? ठीक है, जब तुम पहुंचो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर ले आऊंगा। किंडू हल्के से हंसा, आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, मैं आपको कैसे परेशान कर सकता हूं? यूनिया ने घने काले रात के आकाश की ओर देखा। उसके होठों पर एक स्पष्ट मुस्कान थी। अंकल किन और आपको लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। किंडू की आवाज में खुशी और थोड़ी सी उदारता थी। तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है, कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी तुम पर इतना प्यार लुटाते हैं। फोन रखने के बाद यूनिया खिड़की के पास गई। रात में लिपटे पहाड़ों को देखती रही। उसकी आंखें विचारों से भारी होती जा रही थीं।
अंकल किन इतने सालों से क्या कर रहे थे उसे सचमुच कुछ पता नहीं था। लेकिन एक बात तो तय थी, समय के साथ अंकल किन का जीलानी के लिए प्यार बढ़ता ही गया था, जबकि युनशेन के लिए उनकी नफरत भी उतनी ही बढ़ती गई थी। उसे यकीन था कि इस समय अपने व्यापार का ध्यान देश की ओर स्थानांतरित करने का अंकल किन का निर्णय युनशेन से बदला लेने के लिए था, जिसका उद्देश्य जी द्वारा बनाए गए वाणिज्यिक साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना था। युनशेन, जिसका सब कुछ छीन लिया गया था, उसका अभिमान इतना महान था कि उसे यह भाग्य मृत्यु से भी बदतर लगेगा। यूनिया ने अपने होंठ मोड़े। अंकल किन, अब समय आ गया है कि हम ठीक से बात करें। लेडी सॉन्ग के साथ बाहों में बाहें डाले सॉन्ग येरेन कार से बाहर निकली और उसकी नज़र जुआंग शियुए पर पड़ी, जो अभी अभी किसी दूसरी गाड़ी से उतरी थी। जब उसने पीछे आ रहे लंबे और सीधे साधे व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लेडी सॉन्ग ने अपनी बेटी के झुकाव को समझा और उसे जुआंग जियुए की ओर ले गईं। 50 पार कर चुकी लेडी सॉन्ग के चेहरे के नैन नक्श अब भी बेहद खूबसूरत थे। सॉन्ग येरेन को उनकी खूबसूरती विरासत में मिली थी और वह सभी सामाजिक शिष्टाचारों में निपुण थी, जिससे उनके पति के करियर में काफ़ी योगदान मिला। उनके पति सोंग क्यू यान नानमो के भरोसेमंद थे और जियांगजोऊ में एक आकर्षक पद हासिल करने के लिए उन्हें यान परिवार की सहायक शाखा के साथ संबंधों का लाभ उठाना पड़ा। सोंग क्यू ने खुद को सक्षम साबित किया और अपनी योग्यताओं से यान नानमो का विश्वास जीता, जबकि लेडी सोंग ने कुशलता से संबंधों को, खासकर लेडी यान के साथ, मजबूत किया, जिससे उनके पति का करियर आगे बढ़ा। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट रूप से इससे कहीं आगे तक फैली हुई थी। राजधानी से मिली खबरों के अनुसार मेयर यान ज्यादा समय तक जियांगजोऊ में नहीं रहेंगी, बल्कि राजधानी वापस जाने का इरादा रखती हैं। उनकी राजनीतिक उपलब्धियां यान परिवार के कामकाज के साथ मिलकर उन्हें कम से कम उपमंत्री स्तर का पद जरूर दिलाएंगी। उन्हें यान परिवार से मजबूती से जुड़े रहना होगा। प्राचीन काल से ही कुलीनों से लेकर आम लोगों तक हितों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका वैवाहिक गठबंधन ही रहा है। उसकी बेटी बुद्धिमान और आकर्षक थी, युवा मास्टर यान के लिए एक मैच से भी अधिक, और चूंकि सोंग येरेन का दिल उस पर आ गया था, इसलिए उसके लिए इस मिलन को सुविधाजनक बनाना तर्कसंगत और व्यक्तिगत दोनों था। कार्यक्रम स्थल की ओर जाते समय जब वे छोटी मोटी बातें कर रहे थे, सोंग येरेन ने मुस्कुराते हुए यान सोंग का अभिवादन किया। अरे भाई यान, हम फिर मिलेंगे। यान सोंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया और उसके पास से होते हुए सीधे अंदर चला गया। लेकिन सोंग येरेन हतोत्साहित नहीं हुई और अपनी पोशाक उठाकर यान सोंग के साथ चलने लगी और युवक के सुंदर और दृढ़ व्यक्तित्व की प्रशंसा करने लगी। लेडी सोंग ने पीछे मुड़कर देखा और हंसी रोक नहीं पाए। येरेन, बचपन से ही तुम्हारी यान सोंग के पीछे भागती रही है, उसमें लड़कियों जैसा संकोच बिल्कुल नहीं है। मैं गिनती ही भूल गई हूं कि मैंने उसे कितनी बार इसके लिए डांटा है। फिर भी उसके स्वर में उदारता थी। जुआंग शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। लेडी सॉन्ग को शायद लगे कि उसके इरादे अस्पष्ट हैं, लेकिन जूंग शियुए किसी भ्रम में नहीं थी। वह एक प्रबुद्ध माँ थी जो अपने परिवार में कभी भी पुराने जमाने के अरेंज मैरिज की इजाज़त नहीं देती थी। उसका बेटा किसी को पसंद करता है या भविष्य में किससे शादी करेगा, इसमें उसे दखल देने की जरूरत नहीं थी। उसकी खुशी ही मायने रखती थी, बशर्ते वह बहुत बेतुकी न हो। सोंग येरेन आकर्षक तो थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व कमजोर था। अगर बहू चुनने की बात आती भी तो सोंग येरेन की बारी नहीं आती। जूंग शियुए के दिल में बहू के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार यूनिया थी। यूनिया के बारे में सोचते हुए जूंग जियुए ने चारों ओर देखा। वह सोच रही थी कि क्या यूनिया उस दिन कार्यक्रम में आएगी। आयोजन स्थल के अंदर पहुंचकर यानसोंग ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे वह आकृति नहीं मिली जो उसके सपनों में घूम रही थी। थोड़ा निराश होकर वह कोने में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। सोंग येरेन यानसोंग के पास जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जब जुआंग शियुए ने ध्यान नहीं दिया तो लेडी सोंग ने उसे कड़ी निगाहों से देखा। अध्याय 180 101 बेशर्म मुसीबत मोल लेना 3। भावी सास को खुश करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक लड़की के लिए थोड़ा संकोची होना बेहतर है। सोंग येरेन असहाय होकर केवल लेडी सोंग के पास खड़ी रह सकी, इन कुलीन महिलाओं की उबाऊ बातें सुन सकी तथा अपनी जम्हाई को मुश्किल से दबा सकी। तभी कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर शोर मच गया और शोर सुनकर सभी ने अपना सिर घुमाकर देखा। अगले ही पल युनशु कांग जिनिक्सियन के साथ बाहों में बाहें डाले हुए आगे बढ़े। उसके बाद युनशेन कांग जिनसे के साथ एक के बाद एक आगे बढ़े। ये परिवार अक्सर घोटालों और गपशप के कारण खबरों में रहता था और जियांगजोऊ में शायद ही कोई ऐसा था जो उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन ये स्वयंभू उच्च वर्ग के कुलीन लोग वास्तव में यूं परिवार को नीची नज़र से देखते थे। हालांकि अंतिम चमकदार आकृति ने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फ्लोरोसेंट हरे रंग की पोशाक पहने वह अंधेरे में सुबह के तारे या दूर समुद्र पर एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, जिसे अनदेखा करना असंभव था। जैसे जैसे वह नजदीक आती गई, फ्लोरोसेंट हरे प्रकाश में उसकी लगभग चमकती हुई सफेद त्वचा का प्रतिबिंब उसके आकर्षक चेहरे को और भी अधिक चमकदार बना रहा था, जो उसे देखने वाले सभी लोगों की आंखों को गहराई से झकझोर रहा था। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी, सांसारिक मामलों से अछूते अनछुए जैद के टुकड़े की तरह। हर हरकत एक आकर्षक लालित्य को उजागर करती थी, जिसे देखना लुभावना था। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, ये लड़की कौन है? ये थोड़ी अपरिचित लगती है, लेकिन सचमुच बहुत सुंदर है। क्या आप जीलानी के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, वह कभी शीर्ष सोशलाइट थी और हालांकि वह महिला मुखर थी, लेकिन उनकी शान और शालीनता बेजोड़ थी। आवाज में पुरानी यादों का एहसास था। ये लड़की जीलानी की बेटी है, जिसका नाम जी यून्या है। वह हाल ही में कांग जिनिक्सियन की युवावस्था पार्टी में भाग लेकर विदेश से लौटी है। अखबारों में इसकी खबर छपी थी। अरे, क्या ये जुड़वां बच्चों वाली लड़की है? उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। हालांकि उसके भाई, ये अफसोस की बात है। तस्क सचमुच जीलानी की बेटी होने के योग्य है। उसका रूप और स्वभाव दोनों ही बेदाग हैं। एक पल में प्रशंसा की आहें हवा में भर गईं और हर कोई केवल जी यून्या को देख सकता था, जो कांग जिनिक्सियन की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही थी।
कांग जिनिक्सियन अपने दांतों को काटने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपनी आंखों में ईर्ष्या को छिपाने के लिए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वह एक पल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। जुआंग शियुए लोगों की चर्चा सुन रही थी। उसके होठों पर गर्व था, उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। कोई भी सोच सकता था कि वे उसकी अपनी बेटी की तारीफ कर रहे हैं। लेडी सॉन्ग ने भौहें चढ़ाईं और लड़की की ओर देखते हुए कहा, यह थोड़ा ज्यादा दिखावटी है, अच्छा नहीं है। जूंग जियुए ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बहुत ज्यादा सुंदर होना दिखावटी होना है, ये कैसा तर्क है। जुआंग शियुए ने यूनिया की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही महिला पास आई, युवा लड़की अपने रास्ते पर रुक गई और सौम्य लालित्य के साथ थोड़ा आगे झुक गई। चाची जुआंग। जुआंग शियुए ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें और भौहें उसकी खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। आपको देखने का मौका मिलना वाकई मुश्किल है आंटी। मुझे आपको देखने दीजिए, आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। यूनिया ने अपने होठों को दबाया और हल्के से मुस्कुराई। वास्तव में शर्मीली और संकोची, बहुत प्यारी इंसान। लेडी सॉन्ग लड़की को करीब से देखने के लिए आए और जुआंग जियुए से पूछा, आयु, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जूंग जियुए ने स्वाभाविक रूप से यूनिया का हाथ पकड़ लिया और दोनों बहनों की तरह अंतरंग दिखी। हाँ, अगर युनशु का हस्तक्षेप न होता तो यूनिया अब तक मेरी धर्मपुत्री होती। लेडी सॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस अति सुंदर लड़की पर एक और नजर डाली। उसकी नज़र चुपचाप उन दोनों की आपस में गुथी हुई बाहों पर पड़ी। लड़की के प्रति उसकी नापसंदगी और भी बढ़ गई। यूनिया, ये लेडी सॉन्ग है। जुआंग जियुए ने लेडी सॉन्ग की ओर इशारा करते हुए यूनिया का परिचय कराया। यूनिया थोड़ा आगे झुकी। उसका शिष्टाचार इतना निर्दोष था कि एक भी गलती निकालना असंभव था। बहते पानी की तरह स्वाभाविक और सुंदर। लेडी सॉन्ग, नमस्ते। लेडी सॉन्ग मुस्कुराए और अपने हाथ से हल्के से इशारा किया। इतनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आयु के बहुत करीब हैं, अब से मुझे बस आंटी सॉन्ग कहें। यूनिया मंद मंद मुस्कुराए। उसकी स्पष्ट और चमकदार आंखों के कारण लेडी सॉन्ग आंखों से संपर्क बनाए रखने में असमर्थ हो गई। लगभग अजीब तरह से उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो। यूनिया ने अपने होठों को मोड़ लिया और भी अधिक कोमल और अलग दिखाई दी। आंटी सॉन्ग, तो ये सोंग येरेन की माँ ही होंगी। लगता है सोंग येरेन को अपनी माँ की सारी खूबसूरती विरासत में मिली है। हालांकि लेडी सोंग लगभग 50 साल की थी, फिर भी उनमें एक आकर्षण था। लेकिन यूनिया को अपनी माँ की नापसंदगी का एहसास हुआ और वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों है। अपने होठों को सिकोड़ते हुए वो अनजाने में मुस्कुरा दी। सोंग येरेन शुरू में ही कांग जिनिक्सियन के पास दौड़ी आई थी, जाहिर है क्योंकि वो जी यूनिया का चेहरा देखना नहीं चाहती थी। कांग जिनिक्सियन का हाथ पकड़कर उसने उस तरफ घूरा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी भतीजी कब जाएगी। मैं उसे एक पल भी और नहीं देखना चाहती।